सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। प्यारी बुआ, आज बहुत सी बातें करनी है हमें। तुम आ गई तो बस शुरू हो गया। जी जी, बहुत सी बातें करनी है। अरे उतनी ही देर करनी होगी ना, बस 4 बजे तक। 4 बजे तक सबके साथ बातें करनी है और उसके बाद फिर हम अपना घर चलते चलते बाद में बातें करेंगे। हाँ, फिर ढेर सारी करेंगे जी। अभी थोड़ी थोड़ी करेंगे, थोड़ी। अभी हमारे श्रोता भी हमारे साथ बहुत सी बातें करने वाले, जैसे कि आज तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें श्रोता अपने अनुभव हमसे बांट सकते हैं। जैसे कि नाखूनों की देखभाल कैसे की जाए। नाखूनों की देखभाल? अच्छा, हम तो सोच रहे थे तुम ये कहोगे कि गुमशुदा याददाश्त। और इस चक्कर में बहुत सारे हमारे साथी थोड़ा सा गुमशुदा जैसे हो गए हैं। क्यों? कुछ याद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है कुछ विषय। तो हमने तो भैया कह दिया कि नेहा बिटिया का मामला है, वही जाने। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि वो ऐसी जो बातें होती हैं जो हमें याद रखनी होती हैं, जो हमें याद नहीं रहती, और ऐसी बातें जो हमें भूलनी होती है और हम हमेशा याद रखते हैं, तो उन बातों की हम करेंगे चर्चा और इनसे कैसे बचा जाए, कैसे याद रखने वाली बातें याद रहें और भूलने वाली बातें हम भूल जाएं। मतलब तो, वो बातें जिन्हें गुमशुदा होना चाहिए वो हो नहीं पाती, और जिन्हें याद रखना है वो याद नहीं रहती। बस कुछ ऐसी ही बात है। तो अब हमारे श्रोता समझ गए ना। हाँ, वो भी अपने अनुभव हमसे बांटे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो भुलाना चाह कर भी भुला नहीं पा रहे, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो याद करना चाहते रहते हैं और याद ही करते रह जाते हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा अपने दिमाग पर फिर से जोर डालिए, क्या क्या हुआ आपके साथ, और जब बाहर खाना खाने जाएं तब किन किन बातों का ख्याल रखें। ये थोड़े से हम लोग जो बातें हैं इसमें भी साझा कर लेंगे। आप भी बता सकते हैं कि क्या क्या आप किस बात का ख्याल रखते हैं और हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। और सखी विशेष में आज बात होने वाली दिव्या सिंह की, जो कि बास्केटबॉल से जुड़ी हुई हैं। तो दिव्या सिंह जो कि मतलब अगर किसी भी खेल की अगर बात करें बुआ जी, तो हर खेल के लिए हर खिलाड़ी अपनी मेहनत और अनुशासन, उससे ही वो अपना नाम कमा सकता है। अनुशासन बहुत जरूरी है हर खिलाड़ी के लिए। और ऐसी ही एक खिलाड़ी हैं दिव्या सिंह, जिनका जन्म हुआ 21 जुलाई 1982 को वाराणसी में वो जन्मी। और बचपन में तो किसी को शायद नहीं लगा होगा कि वो एक खिलाड़ी बनेंगी, क्योंकि परिवार में ऐसा कोई माहौल नहीं था। आईआईटी खड़गपुर से शिक्षा प्राप्त करके बैंकर पिता थे, और उनके मन में ये था कि बेटियां भी पढ़ाई करें, उच्च शिक्षा करें और लें, और इसी तरह के किसी काम में जुट जाएं। और उनकी माता जो हैं वो भी शिक्षिका हैं, और गृहिणी बन गई थी शिक्षिका से वो। और लेकिन उनकी माँ को ऐसा जरूर था कि उनकी बेटियां जो भी सपने देखती हैं वो सपने उनके पूरे हों, उनके सपने पंख लगाकर वो उड़ सकें, उनके सपने पूरे हों, और हर कदम पर वो उनका साथ देती रहीं। मतलब ये थोड़ी सी उल्टी सी बात हो गई, है ना? जो टीचर हैं नहीं, मतलब पिता लोग ऐसे समय पे आगे आते हैं और बेटियों की बात को रखते हैं, लेकिन यहाँ इनकी माँ ने किया, चलिए कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से पंख तो लगना ही था। और बास्केटबॉल ऐसा खेल जो है ना, जिसकी खिलाड़ी हैं दिव्या सिंह, जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में 2 लाइन हमारे साथी ने लिखकर भेजा। बास्केटबॉल 10 फीट ऊंची टोकरी नुमा जाल में गेंद डालने का खेल, 2 टीमें में 5-5 सक्रिय खिलाड़ी। बस इतना ही लेकर भेजा है। और वाकई आपने तो पूरे मैदान का चित्र खींच दिया, और किस तरह से ड्रिबलिंग करते हुए खिलाड़ी बढ़ते हैं, एक दूसरे से छीना झपटी होती है, बहुत रोमांचक होता है ये खेल। तो दिव्या सिंह जो हैं ये भारतीय टीम में रहकर अंतर्राष्ट्रीय मैच भी इन्होंने बहुत खेला। और ये सफ़र कैसे शुरू हुआ ये जानकर वाकई बड़े मतलब आश्चर्य लगा आज हमें भी ये जानकर, क्योंकि दिव्या सिंह उन सिंह सिस्टर्स में से शामिल हैं जिन्हें बास्केटबॉल के क्षेत्र में एक अलग सम्मान से देखा जाता है। अब वो ये इसलिए है क्योंकि बनारस की जो ये 5 सिंह बहनें हैं जिन्होंने बास्केटबॉल को अपना जीवन बना लिया, ये 5 बहनें हैं, प्रियंका, दिव्या, प्रशांति, आकांक्षा और प्रतिमा जी। और ये बास्केटबॉल फैमिली के नाम से भी जानी जाती हैं कि भाई पांचों अगर एक ही खेल में हों, ये तो वाकई बड़ी आश्चर्य की बात है। और दिव्या और उनकी बहनों का ये सफर भी बहुत दिलचस्प है। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहाँ लोग बहुत तड़के उठ जाते हैं, भक्ति भावना में लग जाते हैं। कुछ इसी तरह से अपने खेल को लेकर भक्ति इन बहनों में बसी हुई थी। यही कारण था कि सुबह से उठकर ये बास्केटबॉल की प्रैक्टिस में लग जाती, फिर स्कूल चली जाती, शाम को स्कूल से वापस आती तो फिर से बास्केटबॉल की प्रैक्टिस किया करती। और ये सिंह सिस्टर्स जो हैं, इनकी माँ ने हमेशा बेटियों का साथ दिया, उन्हें खेल में आगे बढ़ने का हौसला भी देती रही
और इसके लिए समाज में कई बातें उन्हें सुननी पड़ती। हाँ भाई, क्यों नहीं, क्योंकि होता है ना कि बेटियों के लिए तुम इतना कर रही हो। पहली बात तो इसीलिए बहुत सुनना पड़ता था कि भाई 5 बेटियां हैं, लेकिन वो अपनी बेटियों के सपने के बीच उन्होंने कभी किसी को आने नहीं देना चाहती थी, और वही उन्होंने किया भी। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ बास्केटबॉल की प्रैक्टिस में खुद को झोंक कर इन बेटियों ने भी माँ के सहयोग और संघर्ष को, उनके सपने को सफल किया, साकार किया, और समाज की जो सोच थी उसको जो उन्होंने बदला ना, ये बहुत बड़ी बात थी, और इस मामले में वो सफल भी हो गई। बिल्कुल। यहाँ उन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण के कोच मिले और इनके मिलने से खेल को लेकर एक नई सोच और नई दिशा मिली, जिसके बाद दिव्या की बड़ी बहन प्रियंका ने इस ओर और कदम बढ़ाया। वो स्टेट्स लेवल पर खेलती रही, बाद में कोच बन गई और दिव्या ने राज्य स्तर से खेलना शुरू किया। जल्द ही वो कई पदक अपने नाम कर चुकी थी। जगह जगह राष्ट्रीय स्तर पर अपने अच्छे खेल प्रदर्शन के बाद साल 2000 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टीम में वो हिस्सा बन गई उसकी। और दिव्या ने एक समय में महिला बास्केटबॉल टीम के कप्तान का पद भी संभाला। 2006 के मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में भी टीम की कप्तानी की। इस टीम में उनकी बहन प्रशांति भी शामिल थी, और इसके बाद दिव्या ने खेल छोड़कर कोचिंग शुरू कर दी। तो कोचिंग शुरू कर दी और इतना कुछ कर लिया दिव्या ने। तो एक गीत उनके नाम। क्या बात है। अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे
गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी गाँव है। तो बुआ जी जिस तरह से दिव्या सिंह ने अपने खेल तो उन्होंने बहुत बेहतरीन दिखाया ही, और बाद में उन्होंने कोचिंग शुरू कर दी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने खेल किया। बास्केटबॉल में उन्होंने अपना खेल दिखाया, और उनकी बाकी तीनों बहनें प्रशांति, आकांक्षा और प्रतिमा ने भी अपना खेल जारी रखा। लेकिन उनके पिता ये नहीं चाहते थे कि लड़कियां सिर्फ खेल कूद में वक्त बिताएं, इसलिए इन बहनों ने पढ़ाई को भी साथ में जारी रखा। ये बहुत बड़ी बात है ना। और उन्होंने, अगर दिव्या सिंह की हम बात करें तो उन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री की शारीरिक शिक्षा विषय लेकर, जो कि खेल से जुड़े लोगों के लिए एक जरूरी शिक्षा है, और आगे उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की प्रसिद्ध डेलवर यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की। वाह, क्या बात है। मतलब कह सकते हैं ना कि स्पोर्ट्स में भी इस तरीके के आगे की मैनेजमेंट वगैरह की पढ़ाई होती है। ये भी जानकारी हो जाती है जब हम इन लोगों के बारे में कुछ पढ़ते हैं या जानकारी हासिल करते हैं। इस तरह से अगर उनकी उपलब्धियों की बात करें तो साल 2008 से लेकर 2010 तक डेलवर यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने महिला बास्केटबॉल असिस्टेंट कोच के तौर पर भी काम भी किया। फिर 2011 में वियतनाम में खेलने वाली भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम की असिस्टेंट कोच के रूप में भी दिव्या ने काम किया। फिर गोवा में जो है ना, लेसोफोनी गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम की भी असिस्टेंट कोच दिव्या ही रही। और एशियन गेम्स 2014 में खेलने वाली जो भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम थी, उसकी भी ये असिस्टेंट कोच रही दिव्या सिंह। बिल्कुल, और इन्हीं की तरह उनकी दो बहनें जो हैं वो भी बास्केटबॉल टीम की कप्तानी कर चुकी हैं। दिव्या की छोटी बहन प्रशांति को उनके खेल के लिए वर्ष 2017 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। दिव्या सिंह को उनके नेतृत्व क्षमता, शैक्षणिक बल और व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है, और उनका मानना है कि बास्केटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें बल से अधिक दिमागी चुस्ती और सोचने की फुर्ती काम आती है। ये बात तो है। मतलब जितनी तेजी से आपको चलना है, उतनी तेजी से बॉल आपको अपने प्रतिद्वंदी से छीनना भी है, झपटना भी है, और बड़ी खूबसूरती के संग निर्णय लेना आपको कि आप किस तरह से अपना खेल खेल सकते हैं जिससे कि जीत आपकी टीम की हो, किस दिशा में आपको भागना है और कैसे गोल जाना है, वहां पर लक्ष्य आपको निर्धारित करना है। वाकई इसमें दिमागी चुस्ती भी चाहिए। और इन सबको अगर मिलाकर देखा जाए तो सिंह सिस्टर्स जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, इन्होंने लड़कियों के लिए एक मिसाल के तौर पर सामने हैं, और उनसे प्रेरणा लेकर कई लड़कियों ने इस खेल को अपनाया है और अपना नाम कमा रही हैं। वाराणसी से ही कई लड़कियों ने इस खेल को अपनाया और अपने शहर का नाम खिलाड़ियों के शहर की तरह बनाने पर सिंह सिस्टर्स को गर्व है। तो गर्व तो होगा ही, और शहर को भी गर्व होता है कि हाँ, हमारे घर से ऐसी लड़कियां निकली। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम कोई काम करते हैं, पहली बार कोई काम करना सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो जिस तरह से उनकी माँ ने उनका समर्थन किया, उनका सहयोग किया, उनके साथ रही और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और जिस तरह से उन्हें एक अच्छे कोच मिले और कोच ने उन्हें एक सही दिशा दी, तो इस तरह से कुल मिलाकर सारी चीजें, और पिता ने भले ही इस तरह से कहा कि भाई ने आपको शिक्षा भी ग्रहण करनी है, लेकिन उन्होंने शिक्षा भी उसी तरह से ली, तो एक कह सकते हैं पूरा पैकेज बन गया। उसके संग संग देखो, अगर हम बात कर रहे हैं, लग रहा है बार बार कि जैसे कि कहीं ना कहीं पिता ने सहयोग नहीं दिया, लेकिन नहीं नेहा, देखो अगर देखा जाए तो पिता के ये कहने से वो उनकी पढ़ाई में और इजाफा हुआ, और कहीं ना कहीं अगर किसी का भी विरोध हो तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, कहीं ज्यादा सपोर्ट होता है, कहीं कम सपोर्ट होता है। कुल मिलाकर फिर आता है कि जैसे हमने पहले ही बात की, तुमने बताया था कि एक अनुशासन प्रिय है, तो जो वो डिसिप्लिन, स्व अनुशासन जो है, वो किसी भी तरीके का खेल हो, कोई व्यवसाय हो, उन सब के लिए जो है ना, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो इन सबको हमें ख्याल में रखना चाहिए और ऐसे ही नाम रोशन करना चाहिए। चहक रहे हैं दिन दोपहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों खुदक खुदक के धड़कनों की चल रही की लहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया,
मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही ये लहरियां। मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है या मेरा मूड मस्खरा है जो जायका मनमानियों का है वो कैसा भरा है। न जानू ना क्यों हजार गुलमोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियां। मैं जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियां। मैं जानू ना जानू ना गुलमोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियां। मैं जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियां। मैं जानू ना ये जो है नाखून से तुम ये क्यों पेच घुमा रही हो? ये नहीं खुलेगा। ऐसे अच्छे काम आते हैं ये। अरे नहीं करना चाहिए भाई। क्यों? अरे ये जो मशीन में जो पेचकस लगा हुआ है पेच, इसको अगर खोलना हो जरा सा ढीला हो गया तो भाई पेचकस से करना चाहिए, नाखून से नहीं करना चाहिए। समझ गई? ठीक है ना? जी। अब मजबूत है अच्छे खाने पीने से जी। तो इसका मतलब नहीं कि नाखूनों का गलत इस्तेमाल किया जाए या कि नाखून समझ में कोई और औजार जिसके लिए है यानी पेचकस है तो कृपया उसका प्रयोग करें, नहीं तो पेचकस भी नाराज हो जाएगा, ये पेच भी नाराज हो जाएगा, नाखून तो रो ही रहा है बेचारा। हाँ वो कस नहीं रहा है तब से, या तो टूट के कहीं चला जाएगा बेचारा, कहेगा बाय बाय। वैसे हमारे साथी ने ये लिखा है कि मैं नाखून हमेशा नेल कटर से काटना और हमेशा हर हफ्ते में अच्छा शेप करना पसंद करता हूँ। हाँ मुझे लड़कियों की नेल पॉलिश वाली बड़ी बड़ी नाखून भी बहुत पसंद है। तो इन्होंने तो अपनी पसंद बता दी। लड़कियों से पूछो लड़कियों से पूछो, वो बड़े बड़े जो नाखून रखने होते हैं उनकी देखभाल करना कितना मुश्किल काम होता है, क्योंकि उन्हें उनकी सफाई करनी होती है रोजाना अच्छी तरह से, क्योंकि नाखून अगर साफ ना रहे तो बहुत सी बीमारियों को न्योता दे सकते हैं हम, क्योंकि हाथों से खाना खाते हैं हम, हाथों से हमारे बहुत से काम होते हैं और उस वजह से नाखून में अगर हम सफाई ना रखें और खासतौर से अगर लंबे नाखून रखते हैं तो साफ सफाई अगर ना रखें तो बहुत सी बीमारियां अपने आप आ सकती हैं। बहुत प्यार से। तो भैया तो ये बताओ ना, तुम डरा रही हो बस आगे बताओ करें कैसे। अब ऐसा तो देखा है कि लोग घंटों ऐसे बोल में गर्म पानी ले लेते हैं और उसमें हाथ अपना डाल देती हैं उंगलियां, मतलब पूरा हाथ बल्कि, और फिर उसके बाद उसको साफ करते हैं अच्छे से। तो ये भी तरीका सही है ना? ये तरीका अच्छा है, लेकिन ब्रश की सहायता से करें। ब्रश की सहायता से करें, और जो गर्म पानी अगर आप बोल में डाल ही रहे हैं तो उसमें नींबू का रस अगर आप मिला लें तो साफ हो जाए। जैसे खाने जाते हैं बाहर तो मिलता है ना नींबू। हाँ लेकिन नहीं अगर घर में करें तो नमक डाल सकते हैं। घर में भी नमक डाल सकते हैं और थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक जो एक क्या आता है लिक्विड छोटा सा, उससे भी थोड़ा साफ हो जाता है।
कुछ और भी चीजें हाइड्रोजन आती हैं। पेरोक्साइड आता है शायद। हाँ, हाइड्रोजन जी, पेरोक्साइड। तो उससे वो हल्के झाग से निकलते हैं ना, तो हाँ, साफ हो जाता है, लेकिन अच्छा रोज लगता उसका है। इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये नाखून के तो लिए ये कौन खराब भी हो लेके सकता कौन है। रोज बैठेगा? हफ्ते में एक दिन हाँ, बैठ जाओ, यही बहुत है। बिल्कुल। तो देखिए, नाखून को पहले तो गर्म पानी से भिगोकर ब्रश की सहायता से हम साफ कर ही सकते हैं, हाँ। लेकिन उसके बाद जब नाखून पानी से बाहर निकालें, हाथ बाहर निकालें, तो अच्छे से धो लें। धोने के बाद उसे अच्छी तरह से पोंछ लें और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लें उसमें, क्योंकि वो सूखे-सूखे से हो जाएंगे, ड्राई रूखे हो हो जाएंगे, जाएगा। तो फिर भी खराब होंगे। तब भी दुखी हो जाएंगे। हुँ। तो एक बात है, कभी-कभी क्या करते हैं, उस पानी में हम लोग हल्का सा तेल डाल लिया जाता हाँ। है, तो उससे क्या है, मुलायमियत बनी रहती है। लेकिन उसके बाद भी आपको साफ पानी से धोने के बाद, जैसे तुमने कहा, तो मॉइस्चराइजर जी। लगाएं या किसी क्रीम से लेके थोड़ी देर तक मालिश कर लें, तो उससे हाथों में भी चमक रहेगी और नाखून भी हैं वो सेहतमंद हो जाएंगे। और सीधी सी बात तुमने पहले ही बता दिया, चबाएं नहीं, नेल हाँ, कटर की सहायता से काटें। बिल्कुल। अब उसके बाद क्या करें? भई देखिए, जैसे कि नेल पॉलिश लगाने के, जैसे हमारे साथी ने कहा कि नेल पॉलिश वाले हाथ अच्छे लगते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। कभी किसी त्योहार में जाते हैं, किसी फंक्शन में हम जा रहे हैं, तो वो हाँ। सुंदर तो लगते हैं, लेकिन उन्हें नेल पॉलिश को भी हटाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वो खुरच-खुरच के अपनी जा रही है धीरे-धीरे, तो उस तरीके से वो आपकी एक तो खूबसूरती चली जाती, नाखून की हाँ। उतनी अच्छी नहीं लगती। दूसरा, उससे नाखून भी पूरे वक़्त नेल पॉलिश लगाकर रखने से नाखूनों की सेहत के लिए भी वो अच्छा नहीं है। तो यानी नेल कि नाखूनों को भी सांस लेने की हाँ। जरूरत होती है, तो उन्हें भी थोड़ा खुली हवा में छोड़ा जाए। जी। यानी कि नेल पॉलिश हर वक्त उस पर न लगी रहने दें, और कोशिश करें कि अगर कुछ आपका ऐसा व्यवसाय है कि आपको लगाना है, हर वक्त तैयार रहना है, तो कुछ इस तरह से भी लगाया जाता है कि बिल्कुल जो पोर होते हैं, जहाँ पे मांस होता है और जहाँ हाँ। नाखून लगे होते हैं, साइड की तरफ से बहुत थोड़ा थोड़ा आप उसको छोड़ भी सकते हैं, वैसे लगाएं कि बिल्कुल ढक न जाए पूरा का पूरा नाखून। हाँ। ऐसे भी लगा सकते हैं आप। और लेकिन बीच-बीच फिर भी में हफ्ते में एक हाँ। छुट्टी तो सबकी होती ही जी है। हाँ, तो या उसमें रात पे आप छुड़ा लें हाँ। और उसके बाद उसको अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लें। लेकिन जैसे बताया तुमने, नाखून काटने के बाद खुरदुरा सा हो जाता है, फिर क्या जी। करें? तो फाइलर से उसे अच्छी तरह से घीस लेना चाहिए हल्के-हल्के से, अच्छे शेप में, जैसा कि हमारे साथी करते हैं। तो इस तरह से उसे घिसना चाहिए, नहीं तो वैसे भी वो कहीं-कहीं उसके टुकड़े फँसते हैं हाथों से, कपड़ों में, और इस तरह से तो खिंचा जाएँगे अगर, तो भी तकलीफ काफ़ी होती खिंच है। जाएंगे। वैसे ही कभी-कभी बाल उसमें फंस जाता है आपका ही, फिर आपका हाँ। नाखून टेढ़ा-मेढ़ा कटने लगता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। बर्तन, कपड़े आदि धोने के बाद हाथों को अच्छी तरह से ज़रूर साफ कर लें, और उसके बाद भी ज़रूर आप कुछ क्रीम ज़रूर लगा लें, यानी कि हाँ। हाथों की मुलायमियत बनी रहे और नाखून में भी जो चमक है तभी वो बनी बनी रहे। रहेगी। हाँ। जी। और ऐसा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर बर्तन कपड़े धोने के लिए आप चाहें तो दस्ताने पहन सकते हैं, पर ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता है, क्योंकि फिर दस्ताने दिक्कत संभालने की होती एक है। अलग दिक्कत होती है। बड़ी दिक्कत तो होती वो है। कर सकते हैं। और साफ करने का घरेलू उपाय हमने जैसे नींबू का पानी, और ये आपको बताया ही है। इसके अलावा पैर के नाखून की भी देखभाल करनी चाहिए। हाथों तो की ऐसे बात ही हो रही है। करेंगे ना। फिर? तो अच्छे जूते, अच्छे चप्पल आप लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव अगर पड़ रहा है आपके नाखूनों पर, तो एक तो दर्द भी होता है और कुछ समय के बाद उनका आकार बिगड़ने लगता है। बिगड़ने लगता है। और परेशानी आपकी फिर वो हमेशा के लिए आपके साथ रह जाती है। रह जाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, जूते चप्पल सही पहने, अगर दबाव पड़ रहा है तो न लें, या अगर आपको ऐसी तकलीफ है कुछ, तो नाखून बढ़ाने का, खास तौर से पैरों की हम बात कर रहे जी। हैं, कि उस शौक को थोड़े दिन किनारे कर दीजिए और नाखून को काट लें बराबर से, और वैसे ही रखें ताकि आपको तकलीफ ना हो, बिल्कुल। दिखावे पे कम जाए। और आमतौर पे पैरों की सफाई का, पैरों के नाखून की सफाई ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि हम एक तो चलते हैं हाँ। पैरों से, हाँ। तो नाखूनों के बीच में कई मिट्टी, धूल के कण फँस जाते हैं। अगर उन्हें बार-बार अगर ना निकालें हम, हफ्ते में एक बार तो साफ करना ही चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है कि वो वहाँ रहते बसते जाते हैं और थोड़ी नमी आती जाती है उनमें, और फिर वो नाखून में सड़न पैदा कर सकते हैं। सड़न पैदा करते हैं, जो पता नहीं चलता है, जी। दर्द आदि नहीं होता है, लेकिन नाखून और मांस के बीच में जो जगह होती है, वहां पर कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे अपने मांस को खींचेंगे, नाखून से थोड़ी दूर करेंगे, तो थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो समझ लीजिए कि कहीं कुछ इन्फेक्शन है। हाँ। अक्सर ऐसा भी लगता है, आपने देखा होगा कि नाखून में पीछे कुछ भर सा गया है, सफेद सफेद। हाँ। तो ये फंगस इन्फेक्शन होता है, कहीं ना कहीं ये संक्रमण है। आप ये मत सोचिए सिर्फ गंदगी है। इसके लिए फिर आपको चिकित्सक से मिलना चाहिए, और उससे पहले अगर आप सफाई रखेंगे तो ये जो है संक्रमण नहीं होगा। लेकिन फिर भी संक्रमण अगर है तो इलाज जरूर कीजिए। बिल्कुल। और उचित मात्रा में पोषक तत्वों का सेवन भी अगर आप करते हैं, क्योंकि शरीर में जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, हाँ। वो जिस मात्रा में मिलते हैं, तो जब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अंग होते हैं, जैसे कि हमारा दिमाग है, हमारा हृदय जी। है, और बाकी के जो लिवर, किडनी जैसे जो उनका हम ख्याल रखते बहुत ही हैं। ज़रूरी अंग है, जी, उन्हें मिलते हैं सबसे पहले पोषक तत्व। बिल्कुल। और अंत में धीरे-धीरे जाकर मौका आता है बालों का और नाखूनों का। नाखूनों तो का। इसलिए अगर पोषक तत्वों की कमी होती है तो सबसे पहले या तो बाल झड़ने लगते हैं,
या नाखूनों का जो रंग है वो बदलने लगता है, तो जी। इसलिए इससे भी आपको पता चल जाता है कि बहुत सी पोषक तत्वों की कमी हो रही है, तो इससे भी आप पहले से ही सतर्क सतर्क हो रहें सकते इसके हैं। लिए। और जो नाखून चबाने की जो बात है वो तो सभी को पता है कि हमेशा से मना जी। किया जाता है। हमारे साथी ने लिखा भी है, मुझे बढ़े हुए नाखून बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे स्त्री के हो या पुरुष के। मेरे तो जरा सी उंगली से बाहर निकले और मैंने काट लिए, कचरा भरने लायक ही नहीं छोड़ता हूँ। तो अच्छी तो बात ये है। अपनी अपनी पसंद पर है, बस सफाई जरूर रखनी चाहिए नाखूनों की। तो खाने पीने की जो कुछ चीजें हैं उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन हाँ, सफाई का जरूर ख्याल रखें जी। और बढ़ाएं तो इन चीजों का ख्याल रखें कि भाई इससे और किसी चीज का काम न लें, नाखून से सिर्फ। जैसे कि हम अभी स्क्रू ड्राइवर का काम ले रहे थे, कभी कभी काम आता है, डब्बा खोलने का काम तो जरूर आता है नाखून। नहीं 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 करना चाहिए। उसके लिए आप चम्मच ले लीजिए, जी। चाहे कोई मोटी चाकू ले लीजिए। तो कृपा करके नाखूनों को बख्श दें और हम गीत सुनवा देते हैं आपको। जब लिया हाथ में हाथ निभाना साथ मेरे सजना, देखो जी हमें छोड़ न जाना। साथ कभी ना छूटे चाहे दुश्मन बने जमाना, देखो जी हमें छोड़ न जाना। देखो जी दिल तोड़ न जाना। की बारात सजी है और कलियों की डोली, जीवन भर के लिए पिया मैं आज तुम्हारी होली, आज तुम्हारी होली। घूंघट की रखोगे लाज, वचन दो आज मेरे सजना, देखो जी मुख मोड़ न जाना। देखो जी दिल तोड़ न जाना। नीले अंबर वाला देगा निस दिन मेरी गवाही, सदा ये प्रीत निभाऊंगा मैं, सदा है प्रीत निभाई, सदा है प्रीत निभाई। दुनिया में प्यार का नाम न हो बदनाम मेरे सजना, देखो जी दिल तोड़ न जाना। साथ कभी ना छूटे चाहे दुश्मन बने जमाना, देखो जी हमें छोड़ न जाना। तो बुआ जी हम छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बस एक छोटा सा अंतराल ले रहे हैं।
अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। सहेली मजबूत नाखून के साथ। मजबूत नाखून के साथ, क्योंकि नाखूनों को स्वस्थ रखने के लिए जैतून के तेल से मसाज करना चाहिए। अच्छी क्वालिटी के नेल पेंट और नेल पॉलिश रिमूवर का प्रयोग करें। बहुत अधिक ठंडे या गर्म पानी से नाखूनों को बचाएं और बायोटीन सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। ये हमारे साथी ने लिखा है। ये बहुत जरूरी कि डॉक्टर की सलाह से हमें ये सारी चीजें लेनी है। और हमारे एक साथी ने ये भी कहा ना कि लौकी को जब चुनना हो, बाजार से जब हम लौकी लाते हैं तो उसके लिए नाखून बहुत जरूरी है। अरे तो इसीलिए तो कहा कि उसका जैतून के तेल का मसाज करना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि सब्जी लेते समय लौकी नरम या कड़ी, ये चेक करने के लिए सबसे ज्यादा फेमस और चालू औजार है नाखून। ये औजार लेकर सस्ता भी तो है, संग में रहता है, आराम से करो। रहता है। तो ऐसा भाई नहीं कि भूल गए घर। हाँ, ऐसा नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। और उससे मजेदार ये है कि मतलब ऐसा बहुत सारी सब्जियों के संग होता है। बेचारी ऐसे देखती रहती है कि अब हमारा पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। जैसे भिंडियों की पूंछ तोड़ दी जाती है। हाँ, ऐसे देखो, ऐसा है ना कि सब्जी जो है सब मिलकर बात कर रही हैं कि हमारे दुख दर्द के बारे में कभी विस्तार से चर्चा की जाए तो हम जरूर करेंगे। हम बिल्कुल भूलेंगे नहीं, हम याद रखेंगे इस बात को। तुम कहीं नोट कर लो, क्योंकि जो बात हम नोट करके रखते हैं वो याद रहती है। हालांकि साथियों से जुड़ी हुई बातें तो याद रहती हैं। तो याददाश्त जो है, उसकी जो बात हम कर रहे हैं, गुमशुदा याददाश्त, उसकी बात करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। और याद भी बड़ी अजीब सी चीज होती है। तो कई बार जो चीजें याद रखनी होती है वो तो हमें याद आती ही नहीं है। उस वक्त पे तो नहीं आती, बाद में बैठे रहेंगे खाली, जब चले गए सब तो फिर याद आएगा, अरे ये बात करनी थी। फिर फोन लगाएंगे, फिर भूल जाएंगे, कुछ नई बात कर लेते हैं। तो ये हमेशा होता है। और कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिनको हम भूलना चाहते हैं, हमें ये बात याद ही नहीं रखनी। खासतौर से जो कोई बुरे दुख होते हैं, कुछ ऐसा व्यवहार किसी ने हमारे साथ किया जो हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम सोचते हैं कि इसे हम भुला देंगे, लेकिन उसे तो हम भुला ही नहीं पाते। उसे बार बार याद रखते हैं, बार बार रखते नहीं है, याद आ जाती है। जैसे हमारे साथी ने लिखा है कि दुख, अवसाद, मनहूसियत की बातें भूलना चाहते हैं, वो जरूर याद आते हैं। और खुशी के पल को याद करना चाहते हैं, वो तो याद आती ही है। चलो, ये अच्छी बात है, इन्होंने ये स्वीकार किया कि याद आती है। चलिए, अच्छी बात है ना। लेकिन बहुत सी ऐसी जैसे बातें होती है, आमतौर पे क्या होता है कि हमें जो चीजें याद रखनी होती है, हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ, ये तो याद रखनी है, तो याद ही रहेगी। तो उसे लेके या तो हम बहुत निश्चिंत रहते हैं, या तो बहुत तनाव में रहते हैं कि ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना। खासतौर से भूल जाते हैं। खासतौर से जब परीक्षा का मामला होता है तो तनाव में रहते हैं कि ये याद रखना है। और कई बार जो कुछ चीजें रहती है, अच्छा ये लाना है, हाँ, हम जा रहे हैं बाजार में, देखेंगे, ले आएंगे। क्या बस तुमने बैठी तो कहा है, वो तो आ ही जाएगी। तो रोज की चीज है। लेकिन अक्सर ये होता है कि फिर हम बाकी 5 चीजें ले आए, लेकिन ये रह गया, या नमक जैसी चीज रह गई, या दूध जैसी चीज रह जाती है कि अरे ये लिखने की क्या जरूरत है, ये तो रोज लाते हैं, याद रहेगा। तो बात बिल्कुल सही है कि जो चीज बहुत आसान होती है वो, और या तो बहुत तनाव के कारण, या जो वाकई बहुत मुश्किल होती है, उसे हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए क्या करें? कि कई बार तो हम नोट भी कर लेते हैं कि हम लिख के लेके जाएंगे, और लिख के जाते हैं और पर्ची को ही छोड़ के चले जाते हैं घर में। या हम भूल जाते हैं कि हमने लिखा कहाँ था। जैसे बैठे हैं और अचानक से पेपर में लिख दिया और कहीं रख दिया, अब वो कहाँ रखा है, कुछ तो लिखा था, कहीं तो रखा था, ऐसा रहता है। रखा था। ऐसे ही कुछ जरूरी चीजें होती हैं, कुछ आपकी कोई जरूरी कागजात है जैसे, तो वो भी ऐसा ही होता है कि हम सोचते थे कि नहीं, इसको बहुत संभाल कर रखते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अक्सर वो जो संभाली हुई जगह होती है वही गुम हो जाती है। इतना संभाल के रख देते हैं कि किसी को तो क्या मिले, हमें भी ना मिलती। बिल्कुल, अक्सर ये कहते हैं कि इतना संभाल के रख दिया कि अब वो नहीं मिल रही है। और इसका इल्जाम हम फोन पे भी लगा सकते हैं। वैसे तो सब चीजों का इल्जाम बेचारे फोन पर लगता ही है, तो उस पर हम लगा सकते हैं कि हर काम की जिम्मेदारी फोन की है आजकल। समय भी वही बताएगा, कैलकुलेटर का काम भी वही करेगा, फोन पे बात तो करवाएगा ही लोगों से, चैटिंग भी करवाएगा, हम श्रोताओं के संदेश भी उसी में पढ़ेंगे। तो इसी तरह से याद रखने वाली चीजें भी फोन ही याद रखे ना, तो याद रखने का काम तो फोन पर दे देते हैं। अब वो समय पर हमें उसने रिमाइंडर नहीं दिया, हमें बताया नहीं, तो ये उसका इल्जाम है। और हमारी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही, क्योंकि सारे काम तो फोन हमेशा हाथ में रहता है, तो वो याद रख लेगा, वो याद रखेगा। और शुरुआत शायद नंबरों से हुई। जब हम लैंडलाइन वाला डायल करते थे तो एक तो कई बार मिलाते थे तो याद रहता था, और अब तो तुरंत मिला लेते हैं तो नंबर मिलाने नहीं पड़ते तो याद नहीं रहता। वैसे भी कहते हैं कि मस्तिष्क से आप जितना काम लेंगे उतना ही और तेज होता है। और याददाश्त भी ऐसी ही है कि जितना आप याद रखेंगे उतना अधिक याद रहेगा। लोग ऐसे सोचते हैं कि इसको खाली करें, खराब चीजों जो है उनसे उनको खाली रखें, लेकिन वैसे याद करते रहें। और बराबर ये ध्यान रखें, एक बात और है कि हमें लगता है कहीं ना कहीं जब हम ये सोच लेते हैं पूरा आत्मविश्वास कि नहीं ये हमें याद रहेगा,
तो भी याद रहता है। अक्सर हम रखते वक्त ये सोच लेते हैं कि देखो अब याद रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ रख रहे हैं, भूल जाएंगे, हमें पता है, देखो याद दिलाना हमको। तो अगर आपने कह दिया दिलाना याद, तो इसका मतलब भूल भी सकते हैं आप। तो बेहतर है कि आप ये मान के चले कि भाई हमने यहाँ रखा है और हमें याद रहेगा। तो याद रहेगा क्योंकि मस्तिष्क ने एक चित्र खींच लिया और बस आपको समय पर याद दिला देगा। तो वो धीरे से हमारे अंदर अवचेतन मन में ये बात आ जाती है कि हमें ये याद ही रहेगा जी। और नहीं तो हम ये कहते हैं कि अरे हम भूल जाएंगे अब देखना समय पर। तो हमारे अवचेतन मन को एक संदेश जाता है कि आप तो ये भूलने वाले, तो वो याद रखने की जरूरत नहीं महसूस करता। समझ लेते हैं कि आपने तो विश्वास कर ही लिया था। हमारे साथी लिखते हैं, गुमशुदा याददाश्त को वापस लाने में किताबें अहम रोल अदा करती हैं। पढ़ने से हमारे ब्रेन की कनेक्टिविटी बढ़ती है, खास तौर पर फिक्शन पढ़ने से किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका में खुद को रखने की हमारी क्षमता में सुधार होता है। इसके अलावा दिमागी कसरत करने वाले खेल खेलें, जैसे सुडोकू है, शतरंज है, कार्ड्स हैं। तो इससे क्या होता है, इन्होंने लिखा है कि ब्रेन टिश्यूज में पॉजिटिव बदलाव आता है और कम्युनिकेशन स्किल का विकास होता है। तो बात वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरीके के जो मस्तिष्क वाले खेल हैं उनमें आप वर्जिश कर सकते हैं, एक तरीके से दिमागी वर्जिश। और वो भूल जाने वाली बातें क्यों भूलते नहीं हम? इसके बारे में अगर हम सोचें बुआ जी, तो ऐसा होता है कि हम सोचने की, हम याद रखते हैं कि इन्हें भूलना नहीं है, क्या क्या इन्हें भूल जाना है, हम तुम्हें भूल जाएंगे, ऐसा हम याद रखते हैं ना। इस चीज को हमें बिल्कुल याद नहीं रखना है, खराब चीज थी, हमें इसको याद नहीं रखना है। ये इन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, ऐसे हम भूल जाएंगे, तो फिर हम याद रखते हैं क्या भूल जाना है, इन्होंने बुरा व्यवहार किया था। तो जब जब वो आते हैं सामने तो हमें पहले वही याद आता है कि ये तो हमें भूलना था। तो हम भूल नहीं पाते। उसको बार बार मतलब उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं और बार बार हम उसे याद कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इसको जैसे कहते हैं ना, नेगेटिव पब्लिसिटी जैसे होती है आमतौर पर जी, वो उसी का दूसरा स्वरूप है ये। है ना, कि आप किसी चीज की बुराई जब करते हैं तो उसको बार बार आप दोहरा रहे हैं और उसको फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो अक्सर घर में एक बुजुर्ग थे, उनके घर में जब भी इस तरीके की बात होती थी तो वो ये कहते थे कि आज उसको तुमने फिर से जीवित कर दिया, उसकी आयु बढ़ा दी किसी भी बात की। जैसे बुराई जिसको हम भूलना चाहते हैं, तो बेहतर है कि आप उसे जिंदा ना करें, बल्कि उसको भूलने की भी जरूरत ना महसूस करें, बल्कि अपने आप को कहीं और व्यस्त कर लें किसी अच्छी चीज में। छोटी रेखा को छोटी रहने दें, एक बड़ी रेखा खींच लीजिए, बस, है ना जी। तो इस तरह से हम उन्हें याद ना करते हुए उन्हें भूल सकते हैं। और कई बार ऐसा, इसका भी इल्जाम हम मोबाइल पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाली लिस्ट भी हमने मोबाइल में बनाई होती है कि, और उसके बाद या उन जैसे मान लीजिए किसी रिश्तेदार से हमें कुछ परेशानी हो गई या किसी व्यक्ति से, किसी दोस्त से इस तरह से बातें हो गई, तो हमने कहा कि हम इसे भूल जाएंगे, लेकिन फिर उस दिन मिले थे वाली बात जो बार बार आती है मोबाइल में, कई बार आ जाती है कोई बात, या हमने जो चैट रखी है उसमें हमने कभी पढ़ ली, तो उन सारी चीजों को अगर हम हटा देते हैं तो हम इस तरह से जो बुरी बातें हैं, बुरी यादें हैं, उनसे भी निजात पा सकते हैं। जी हाँ, तो इन सारी चीजों का ख्याल रखिए। वैसे ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजी है कि हम हर चीज भूल जाते हैं लेकिन भूलना नहीं भूलते। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत गंभीर बात है। कुछ ऐसी ही चीजें हैं, लेकिन हाँ, भूलना और याद करना जो है वो निर्भर करता है कि आप किस तरह से किन चीजों को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। कहीं ना कहीं प्राथमिकता पर भी निर्भर करता है आपका व्यक्तित्व क्या है। अगर आप बहुत सकारात्मक सोच वाले हैं तो आपको अच्छी अच्छी चीजें अपने आप याद रहेंगी और वो चीजें अपने आप छूटती चलेंगी। तो बेहतर है कि आपको क्या पकड़ना है, क्या याद रखना है, ये याद रखिए, ना कि क्या भूलना है ये याद रखें जी, है ना। ला 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 यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। ओ छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे। तुम भी गाओ ना। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते
तो इस तरह से अगर यादों की बारात निकल जाए हाँ, तो बहुत सारी बातें याद बैंड आने बाजा लगती अपने आप हैं। बज जाएगा। हाँ। बैंड बाजा अपने आप बज जाएगा, हाँ, है ना? हमारे एक साथी कह रहे हैं गुमशुदा याददाश्त मतलब याद शक्ति खो जाना या हमको बिना बताए याद चली जाना। शायद इसे अल्जाइमर भी कहा जाता है, जो उम्र बढ़ने के साथ होने वाला रोग है। मुझे भी कभी-कभी ऐसा एहसास हो रहा है। कई बार बातें करते वक्त उस दौरान कोई दूसरी बात कह दे तो पहले जो बात कर रहा था वो मैं भूल जाता हूँ। बाद में याद आता है कि ये बात कह रहा था। लीजिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सखी सहेली और विविध भारती सुनने की बात वो भूल नहीं सकते। भाई लेकिन जब आपको ये याद आ जाता है कि पहले मैं क्या कह रहा था, तब तो इसका मतलब कि कोई भी बीमारी नहीं है। हाँ। और ये मान लेना कि उम्र के साथ हो रहा है, ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके मानसिक कमजोरी की निशानी है। तो थोड़ा सा इस बात में अगर हम आत्मविश्वास बनाए रखें तो हमें जी। लगता है कि इससे भी हम निजात पालेंगे। हाँ, आप ये सोच लीजिए कि आप भूलना आपने बंद नहीं किया। वैसा तो अब तो ये आप जैसे कह रहे हैं कि भाई बुजुर्ग होने के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन वो सभी के साथ ऐसा होता है सभी कि के साथ बात होता करते है। हुए अगर दूसरी बात निकल जाए तो तो पहले हम भूल हम जाते पहली हैं। वाली छोड़ के दूसरे स्टेशन पर चले जाते हैं। दूसरे स्टेशन पर चले जाते हैं तो फिर पहले वाले स्टेशन पे जाते हैं तो याद भी आ जाता है। हम तो हाँ। अक्सर ये देखते हैं, अच्छा रसोई घर में यहाँ खड़े होकर ये बात याद आई थी, तो उसी सिचुएशन में जब आप जाकर खड़े होते हैं या बैठते हैं या वही माहौल बन जाता है, तो हाँ। एक बार फिर वो सारी बातें याद आ जाती हैं कि अच्छा हम ये बिल्कुल। सोच रहे थे। तो ऐसा होता है, बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन हाँ वाकई। और जिस तरह की हमारे साथियों ने कहा कि जिस तरह से दिमागी कसरत करके आप उसे याद कर सकते हैं। हाँ। आमतौर पर वृद्धावस्था को इसलिए इससे जोड़ा जाने लगता है क्योंकि उस वक्त व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही शांत भाव से रहता है। जी। उन्हें कुछ काम काज बहुत ज्यादा उतना नहीं रहता नहीं जितना रहता है। धीरे-धीरे सिमटने लगते हाँ। हैं और जाहिर है कि शारीरिक क्षमता थोड़ी सी कम होती है, तो जी। उसी हिसाब से अनुपात में काम भी कम होता है। तो ठीक है, जिंदगी का आनंद लेना चाहिए जी। और अपने मजे लीजिए। दोस्तों के साथ मिलना चाहिए। बातचीत हाँ। अगर आप ज्यादा करेंगे तो आपको बातें भी ज्यादा याद रहती हैं। याद रहेंगी। और दिमाग ज्यादा जब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे हाँ। कि जितना कम दिमाग का इस्तेमाल हम करते जाते हैं उतना सुस्त कम होता दिमाग जाता है। हमारा काम करना बंद करते जाता है जी। और उतना ही काम करता है जितना उसे लगता है कि इतने काम जरूरी है। तो इसलिए अगर हम उसे करते रहें, बात अच्छा, करते ये रहें। कह सकते हैं कि नेहा तुम्हारी तरह वो भी आलसी है। मस्तिष्क, मस्तिष्क दिमाग। तो हाँ, उसे अगर जैसे हमें कहा जाए कि आपको चलने की जरूरत नहीं है आज, तो हम तो अपने पैर वैर ऊपर रख के बैठ के आराम से रहेंगे। पेडिक्योर कर लोगी, साफ हाँ, सफाई करके बैठ आराम जाओगी। से बैठ जाएंगे। तो उसी तरह से अगर दिमाग को कह दिया जाए कि भाई इस तरफ सोचने की जरूरत नहीं नहीं है। तो दिमाग को धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि अच्छा हमें तो ये सब चीजें नहीं करनी है। नहीं करनी तो है। वो वाला हिस्से को वो बंद कर देता है ताकि ऊर्जा बच जाए बाकी चीजों को करने के लिए। हाँ, लेकिन एक चीज है हम्म कि अगर आपसे कहा जाएगा तो आप ये सब दोनों हाथ पांव से दौड़ जाएंगी हम्म जब हम कहेंगे कि आज हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं। हाँ, तो वो तो तैयार भी होना रहेगा ना, और चलेंगे नहीं तो फिर खाएंगे कैसे बाहर। तो इसलिए तो बहुत ज्यादा तैयारी हाँ, करनी पड़ती है। जी। बाहर खाने को लेकर तो काफी उत्सुकता रहती है कि क्या खाएंगे, क्योंकि घर में तो पता रहता है कि क्या क्या बनेगा, स्वाद भी पता रहता है कई बार कि स्वाद ऐसा वाला लगेगा। मामला तो है। ऐसा लगेगा। ऐसा लगेगा। हाँ। लेकिन बाहर जो है वो 50% अच्छा लगने की संभावना रहती है, तो वहीं 50% खराब लगने की भी संभावना रहती है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बदलाव बाहर के तो लिए आमतौर पर ऐसा लगता है कि अच्छा ही आप लगता है। बस अपनी पसंद की सब्जी चुन लीजिए, बाकी स्वाद एक ही तरह का लगता है कई बार क्योंकि एक ही तरह की ग्रेवी होती है अक्सर। तो उसमें बस अगर आपको मटर खाना है तो मटर डाल दिया जाता है, आलू खाना है तो आलू डाल दिया जाता है। तो कम से कम आप उनकी पसंद की ग्रेवी में अपनी पसंद की सब्जी खा रहे हैं। सब्जी खा रहे हैं। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है और हमारे साथी भी इस बात से जरूर इत्तेफाक रखते होंगे और सबने ये महसूस भी किया होगा। तो यानी कि कुल मिलाकर खाना वैसा ही रहता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ अलग अलग रेस्टोरेंट में अलग अलग तरीके का जी। होता है। हमारे कुछ साथी ऐसा सोच रहे हैं कि बाहर खाना जाने का मतलब कि किसी पार्टी में भी आप जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। तो उसमें ये भी लिखा है हमारे एक साथी ने कि भाई अगर आप खाना खाने बाहर जा रहे हैं तो अपने घर से कुछ भी ना खाकर जाएं, हाँ, ये यानी तो वहां पर बहुत आप जरूरी छक कर है। खाएं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और कुछ अगर आपको पार्टी में बुलाया गया है तो आप चाहें तो एक दिन पहले से भी कुछ ना खा हाँ, के सुबह जाएं। से नींबू पानी पीकर आप अपना पेट साफ भी तो कर आप सकते अच्छी हैं। तरह से खाना वगैरह खा सकते हैं। लेकिन अगर आप होटल जा रहे हैं बाहर खाने के लिए तब ये ना तो करें। कुछ सुबह कुछ खा लें, क्योंकि क्या पता आपकी पसंद का ना मिले तो फिर आपको वापस आके बनाना भी पड़ जाए, और बनाने वाला अगर ना चाहे बनाना तो। और उसी अनुपात में पैसे भी तो लगेंगे। हाँ, ये भी तो ख्याल रखिए। बिल्कुल। लेकिन जो बहुत अक्सर ये होता है कि हम देख लेते हैं आजकल के ऑफर क्या क्या चल रहा है, या घर से हम मंगवा रहे हैं खाना तो, या किसी किसी रेस्टोरेंट में। हाँ। तो ऑफर के चक्कर में नेहा बिटिया अक्सर ऐसा ये भी होता है कि हम ज्यादा पैसे खर्च कर जाते हैं और जी। हमें पता ही नहीं चलता है ना। हमें खानी है 2 डिश, मगर अगर हम तीसरी डिश मंगाएंगे तो हमें ऑफर मिल रहा है, इस जी। वजह से हम 3 डिश मंगाते हैं।
तो 10% का ऑफर पाने के लिए हम 100 रुपए ज्यादा खर्च करते हैं और बचते हैं, मान लीजिए हमारे 10 रुपए ही बच रहे हैं, तो कोई ज्यादा फायदा नहीं, 10 या 20 रुपए बच रहे हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपए लगाने पड़ रहे हैं। तो इसलिए आप ये सोच सकते हैं, थोड़ा हिसाब किताब लगा सकते हैं बिल्कुल, कि किस तरह से आप ऑर्डर कर रहे हैं, ज्यादा अगर कर रहे हैं ऑफर के चक्कर में, और वो ऑफर अगर आप नहीं लेते हैं तो भी आपको कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा और आपका खाना भी 10-20 रुपए ही ज्यादा लग रहे हैं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, या आपको देखना पड़ेगा कि आपका फायदा किस में है। और ऐसे 25 रुपए 50 रुपए या कुछ ऐसे पैसे के लिए आप इतना न उठाएं रिस्क। दूसरा ये भोजन का मामला है, अगर आप ये सोचेंगे ज्यादा ले लेंगे तो कोई बात नहीं, तो वो ठीक नहीं है। वैसे हाँ जरूर है कि आपका अगर खाना आपने मंगवाया है तो मात्रा जो है वो समझ में नहीं आती, अलग अलग रेस्टोरेंट की अलग अलग होती है जी। जैसे जो डिश होती है सब्जियों की, उनका भी बोल का भी साइज अलग अलग होता है। तो या तो आप अगल बगल पहले से ही थोड़ी सी ऐसे तिरछी तिरछी आंखें करके देख लीजिए कि कितना आ रहा है। और नहीं तो वेटर्स से भी पूछ सकते हैं आप, जो आता है सहयोगी, कि भाई ये हम लोग इतने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो हम 2 सब्जी मंगवाएं या एक में आपके हो जाएगा। तो वो भी बड़ी ईमानदारी से बताते हैं कि नहीं सर आप एक मंगवाइए, एक में हो जाएगा, हमारे यहाँ मात्रा अच्छी रहती है। बिल्कुल, है ना। और अगर खाना ज्यादा ऑर्डर कर ही दिया आपने मान लीजिए, तो भी अगर आप खा नहीं पा रहे हैं तो पहले भी वो अलग से देते हैं डिश में और आप तो प्लेट्स में लेकर खाते हैं, तो वो आपका अच्छा ही खाना रहता है, जूठा नहीं होता, तो आप उसे पैक करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है खाना इतना ज्यादा पसंद आया कि आप और खाना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप घर में भी खा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये खाना है तो मगर बर्बाद जा सकता है, तो आप उसे लेकर किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं जो उस खाने को खा ले और वो खुश है। हाँ, अक्सर संकोच ये होता है कि हम रेस्टोरेंट में जो चीज बच गई उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए, तो इस संकोच से आप छुट्टी पाइए। अब बहुत अच्छे से ये प्रचलन हो गया है कि आपने जितना ऑर्डर दिया है उसको आप आराम से पैक करवा कर ला सकते हैं और उसको लेकर आए बकायदा आप। और अपनी रुचि के अनुसार ही आपको खाना मंगाना चाहिए। जैसे आप रोजाना चावल दाल रोटी सब्जी आप घर में बनाते ही हैं, आपको किसी खास चीज को खाने की जरूरत लग रहा है कि वो खाना चाहिए, और कई बार ऐसा होता है ना कि घर में वो चीज बनाना बहुत मेहनत का काम होता है, तो आप अगर बाहर गए हैं तो उस मौके का फायदा उठाकर वो चीज आप वहाँ ऑर्डर कर सकते हैं और खा सकते हैं। हाँ, जैसे कि कोफ्ता है या जो चीजें जो सब्जियां हैं जो जिनमें बड़ी मेहनत लगती है, कई प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, तब बनता है, तो बेहतर है आप उस तरीके की चीजें खाएं। जैसे पनीर पसंदा है या और भी बहुत सारी डिशेस हैं। अब वहां पर भी जाके कुछ लोग हालांकि खाते तो हम लोग भी हैं, लेकिन अब वो दाल मंगवाते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य लगता है, ये दाल क्यों मंगवाई जा रही है? 2 अच्छी सब्जी मंगवा लीजिए जो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है घर में। और ऐसे ही कुछ और भी व्यंजन होते हैं जिनको कि आप विचार करें कि घर पे भी ये तो बड़े आसानी से आप खा सकते हैं या नहीं, तो वैसा आप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और मेज पर भी सामान थोड़ा व्यवस्थित रखना चाहिए। कई बार हम बहुत ज्यादा उसे फैला देते हैं और इधर से उठा रहे हैं उधर से उठा रहे हैं, इस तरीके का जो अव्यवस्थित सा माहौल रहता है वो भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम जाके होटल में बैठे और हमने देखा खाने का मूल्य ये तो भाई आसमान छू रहा है, इतनी महंगी, तो हम तो 1 किलो सब्जी इसमें घर में ला सकते हैं और बना सकते हैं, तो दिल धक से हो जाता है, लेकिन एक संकोच रहता है, अब क्या करें। अब तो फिर सस्ता सा कुछ खोजते हैं, कुछ मंगाते हैं, खाते हैं, या मंगा ही लिया तो भाई दिल पे पत्थर रखकर खा लेते हैं, तो वो आनंद ही चला जाता है। तो आपको अगर लग रहा है कि सारी डिश का मूल्य बहुत ज्यादा है, होटल बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है, तो आप पानी पीकर भी वहां से उठकर जा सकते हैं और दूसरे होटल में भी आप जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं कि वो आपको बांध लेगा या आप खाना नहीं खाए तो वो किस तरह से बोलेंगे। ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो हमारे अपने मन का संकोच होता है। आपको लगता है कि सब लोग हम ही को देख रहे हैं, हम कैसे जाएं अब यहाँ से उठ के, तो ऐसा नहीं है। आप उनसे माफी मांगकर, या नहीं तो वैसे भी आप पानी पीजिए, मुस्कुराते हुए आप निकल आए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 मिनट अगर किसी को याद भी रहेगा तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा। ये सारी चीजें सिर्फ मन की होती है। जैसे पैक कराने की बात है या आपको ये मना करने की बात है कि नहीं हमें यहाँ कुछ भी नहीं लेना है, हम जा रहे हैं, तो आप निकल सकते हैं। तो पॉकेट आप अपनी देखें, उस चक्कर में जैसे तुमने कहा दिल पे बोझ रख के ना खाएं, वो याद रह जाएगी वो लंबे समय तक नहीं पचेगा भी नहीं ठीक से, मजा नहीं आएगा, फिर क्या फायदा, फिर वो भूल भी नहीं पाएंगे आप। फिर जैसे अभी हम लोगों ने कहा ये जरूर याद रहेगा हमेशा, फिर जिंदगी भर याद रखेंगे। वो होटल भी याद रहेगा, वहां तो फिर कभी नहीं जाएंगे, पर उस दिन भी आप उठ सकते हैं। और बहुत ज्यादा भूख लगी हो अगर आपको, तो खाना तो ऑर्डर करें ही ना, क्योंकि इतना सारा खाना आप मंगा लेंगे कि यकीन मानिए आप खा नहीं पाएंगे उसको। नहीं खा पाएंगे, बिल्कुल नहीं, तो बहुत गाना सुना दो, बिल्कुल, तब आगे खाना खाएंगे। चलिए। स्टूडेंट कॉलेज, अरे फला
मैं लाया चलता फिरता होटल, आया मैं लाया चलता फिरता होटल, गर्मा गर्म पकोड़े ठंडी ठंडी बोतल, आया मैं लाया चलता फिरता होटल, आया मैं लाया चलता फिरता होटल। हक्का बक्का तीन तलक्का लयम लाठी खयम ठुस, बिस्कुट नरम करा दे टॉफी मीठी मीठी, बिस्कुट नरम करा दे टॉफी मीठी मीठी, लॉलीपॉप लो मजा करो खाओ बजाओ सीटी, पुरपुर यूं सीटी बोले बाग में जैसे कोयल, आया मैं लाया चलता फिरता होटल, आया मैं लाया चलता फिरता होटल। समोसा नहीं तो खावा इडली डोसा, आए ठेले वाले खा ले हलवा पूरी, काम है तेरा बहुत मगर कितनी कम मजदूरी, अरे भाई ठेले वाले खा ले हलवा पूरी, काम है तेरा बहुत मगर कितनी कम मजदूरी, लेकिन प्यारे गम न कर मेहनत का फल मिलेगा आज नहीं तो कल, आया मैं लाया चलता फिरता होटल, आया मैं लाया चलता फिरता होटल। रूठी हो महबूबा तो फौरन मान जाए, फौरन मान जाए, हाय हाय अम्मा हाय 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 बाबा हाय, आइसक्रीम तू मेरी अगर बाबू इसे खिलाए, रूठी हो महबूबा तो फौरन मान जाए, आइसक्रीम तू मेरी अगर बाबू इसे खिलाए, हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे, कस के गले में डाले मैया कोमल कोमल, आया मैं लाया चलता फिरता होटल, आया मैं लाया चलता फिरता होटल, गर्मा गर्म पकोड़े ठंडी ठंडी बोतल। भाई एक बात और है। हाँ जी। जिस दिन सखी सहेली सुने बस उसी दिन जाएं रेस्टोरेंट में। पूछो क्यों? क्यों? शनिवार रविवार को इतनी भीड़ रहती है ना कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि पता नहीं हम क्या मतलब क्या, हाँ। लगता है कटोरा लेके बैठ गए। खाना भी लेट आता है और मिलता भी नहीं है, और बाहर लाइन लगी रहती है, वो बताते हैं आपका देखिए 18वां नंबर है, आप 45 मिनट लगेगा आपको, अभी बार बार आप पूछते हैं आया नंबर आया नंबर, तो बस सोमवार और आप कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि आपको वहीं खड़े होना पड़ता है, ऊपर नीचे ना हो जाए, तो सोमवार से शुक्रवार तक सखी सहेली सुनिए और बस इसी दिन खाना भी बाहर खाइए। हाँ, इन्हीं दिनों में से किसी दिन बाहर खाना खाइए, और अगर मन कर रहा है वीकेंड में बाहर खाने का तो घर पे बनाइए आप और सबको खिलाइए जी। मतलब ये श्रोताओं के लिए, सखियां तो बनाती हैं ना, तो शनिवार रविवार को श्रोता बंधु जो हैं वो बनाएं और खिलाएं। और इसी बात के साथ और एक जो बाहर खाना खाने जाते हैं तो ये भी ध्यान रखें कि डिश बनने में कितना वक्त लगेगा। बाकी दिनों में भी कोई कोई डिश ऐसी होती है जो बनती ही चली जाती है, तो इन सब समय का ख्याल रखते हुए बाहर खाएं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। और इसी संदेश के साथ लेते हैं इजाजत। नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।